हेलो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बिंदु आवेश, चार्ज पॉइंट। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के बारे में बताया, पढ़ा। उसके बारे में हमने कूलाम का नियम भी पढ़ा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बहुत सारे एप्लीकेशंस उसके पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि अगर चार्ज जो है हमारा पॉइंट के रूप में ना हो, पॉइंट के रूप में ना हो मतलब चार्ज फैला हुआ हो, एक से अधिक चार्ज हो और फैले हुए हो, तब हम क्या कहते हैं, ऐसे में क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाले बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इन सब के लिए हम पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है रेखीय आवेश घनत्व। आइए हम पहले समझते हैं सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि यदि हम किसी को चार्ज देते हैं, यदि हम किसी ठोस को चार्ज देते हैं या किसी भी पदार्थ को चार्ज देते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेट है या एक 3D आकृति है, मान लीजिए ये एक ठोस है, ये एक ठोस है। अगर हम इसको चार्ज दिए, चार्ज क्या होगा, समान रूप से इसके सतह पर फैल जाएगा, समान रूप से इसके सतह पर फैल जाएगा, यहाँ भी फैल जाएगा, यहाँ भी फैल जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको चार्ज दिए, तो किसी भी वस्तु को चार्ज देते हैं आप, जैसे मान लीजिए इस पेंसिल को भी आप चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसके चारों तरफ एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। आप इसके अंदर चेक करोगे तो इसके अंदर आपको चार्ज नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर टच करा के चेक करेंगे आपको चार्ज पता चलेगा। तो दिमाग में ये रखिएगा कि अब से हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे अपने दिमाग में ये रख के पढ़ेंगे कि अगर कोई वस्तु चार्ज है तो इसका मतलब जितना भी उसका आवेश है या चार्ज है उसकी सतह पर आ गया है। अब आता है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक लंबाई की कोई रॉड है, बिल्कुल पतली सी रॉड है, इसको मैंने चार्ज किया, धन आवेश दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसे प्लस 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 एक समान रूप से ये फैल जाएगा। अब अगर हम कहें कि अब हमें ज्ञात करना है कि रेखीय आवेश घनत्व, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। बहुत ही आसान है। रेखीय आवेश घनत्व कैसा है, एकांक लंबाई में आवेश की संख्या। एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या क्या बतलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। आप जानते हैं घनत्व क्या बतलाता है, घनत्व किसी भी पदार्थ में उसके कणों की स्थिति को बतलाता है कि स्थिति दूर है कि पास पास है। सिंपल ये घनत्व हो गया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन हमें यहाँ निकालना है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, अगर हम इस लंबाई की कोई चालक है और इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि इसके आवेश दूर दूर हैं कि पास पास हैं, अगर पास पास है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, दूर दूर है तो इसका रेखीय घनत्व कम होगा। तो हम लिखेंगे एकांक लंबाई में रेखीय आवेश की संख्या, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया हमारा लैम्डा बराबर क्या हो गया, आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। यहां से हम देखेंगे ई लैम्डा बराबर हो गया, आवेश को हम लिखते हैं Q से और लंबाई को हम लिखेंगे L से। तो लैम्डा बराबर हो गया हमारा Q बटा L। Q का मात्रक होता है कूलाम और L का मात्रक होता है मीटर। तो इसका भी मात्रक भी हो गया रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया कूलाम प्रति मीटर यानी Q/L। आगे हम इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए आप याद रखिएगा। अब दूसरा, ये तो हो गया रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा आता है हमारा
क्षेत्रीय आवेश घनत्व। वहां पर तो हमने कंडक्टर एक पतला सा वायर लिया था, इसलिए हमने कह दिया कि इसकी एकांक लंबाई में कितने आवेश है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आवेश घनत्व, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। अब आप समझ गए होंगे, वहां लंबाई की बात हो रही थी तो हमने लंबाई में लिया, यहाँ क्षेत्रफल यानी एरिया की बात हो रही है। मान लीजिए कोई एक प्लेट है, एक चालक प्लेट है, ऐसा है चालक प्लेट है, इसका आकार हमारा ये कुछ वर्ग जैसा है। अगर हम इसको चार्ज करेंगे, ये चादर जैसा एक प्लेट है, अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो इस पर मान लीजिए धन आवेशित किया, इस पर जो आवेश है इसके पृष्ठ पर ऐसे ऐसे फैल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें ये कहा जाए कि इसका आवेश घनत्व तो कैसे है, तो आप कहोगे कि भाई हम पता कर सकते हैं कि इतने एरिया में, इतने क्षेत्रफल में कितने आवेश हैं, यही बतलाता है कि इसका घनत्व यानी आवेश घनत्व क्या है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कह देंगे एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या, एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब अगर हम लिखना चाहें तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, आवेश बटा क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर हो गया आवेश बटा क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर यानी आवेश को हम लिखेंगे Q से, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं कैपिटल A से। ये हो गया क्षेत्र आवेश घनत्व या एरिया चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसका मात्रक निकालें तो Q का मात्रक हो गया कूलाम और एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ये दूसरी थी, पहला था रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तीसरा है नाम से ही आपको पता चल जाएगा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी तक हमने बताया, अगर रेखीय था तो हम कहते थे एकांक लंबाई में, अगर चादर जैसी कोई चालक है, एकदम प्लेट जैसी, सीट जैसी, तो हम उसका कहते थे भाई क्षेत्रफल निकाल लो, और क्षेत्रफल निकाल करके आवेश की संख्या, अब टोटल आवेश की संख्या है, अगर दोनों का बटा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि घनत्व कितना है। अगर अब बात कर रहा है आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व को भैया हो रो से व्यक्त करते हैं, ये रो का एक साइन है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, रो से व्यक्त करते हैं। तो आप इसका फार्मूला लिखेंगे, सॉरी परिभाषा लिखेंगे, एकांक आयतन में आवेश की संख्या, एकांक आयतन में आवेश की संख्या, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया रो बराबर आवेश बटा आयतन, यानी ये रो बराबर हो गया आवेश तो क्यू ही रहेगा, आयतन को लिखेंगे V से, ये फार्मूला हो गया, और इसका मात्रक निकालेंगे तो ये हो गया कूलाम, और नीचे हो गया आयतन यानी मीटर क्यूब, घन मीटर, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया आवेशों का सतत वितरण में हमने बताया कि 3 प्रकार से वितरण हो सकता है, रेखीय आवेश वितरण हो सकता है, क्षेत्रीय आवेश वितरण हो सकता है, और आयतन आवेश वितरण हो सकता है। रेखीय आवेश वितरण होगा तो उसके लिए हमने रेखीय आवेश घनत्व निकाल लिया। क्षेत्रीय आवेश वितरण है यानी क्षेत्रफल में पूरा आवेश फैला हुआ है, तो हमने क्षेत्रफल आवेश घनत्व का फार्मूला निकाल लिया। हमने आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला
निकाल लिया। ये आगे जब हम पढ़ेंगे गॉस का नियम, तो गॉस के नियम से जितने भी एप्लीकेशन हम लगाएंगे वहां पर हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगला टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ छोटी छोटी बातें जाननी होंगी जो कि हम आज ही के क्लास में जान लेंगे। दो चीजें हैं, पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। तो चलिए जल्दी से समझते हैं। कोण तो आप लोग सुने होंगे, एंगल, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण क्या होता है भाई? तो कोण जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का ये खंड है, ओ सॉरी केंद्र है। अगर हम वृत्त की परिधि का कोई एक खंड लें, ये खंड लिए और इन दोनों खंडों को इसके केंद्र से मिला दें, तो जो ये भाग होगा ये कहलाता है कोण। यानी वृत्त की दोनों त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं जो कि परिधि से आपस में जितनी दूरी से होकर के मिलती हैं वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और ये जो दूरी है यानी यहां से यहां तक की दूरी, इसको कहते हैं हम कोणीय दूरी, कोणीय दूरी या चाप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चाप भी कहते हैं। तो हमने कोण का एक फार्मूला निकाल लिया कि कोण बराबर क्या हो गया भाई, यानी ये कोण बराबर क्या हो गया, जिसको हम थीटा से बोलते हैं। तो हमने बताया चाप बटा त्रिज्या। ये आपने पढ़ा होगा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। और चूंकि चाप ऐसे एक ये वृत्तीय दूरी होती है, इसलिए चाप को लिखते समय हम ऊपर से ऐसे एक साइन भी बना सकते हैं। यानी अगर हम इसको ए और बी मान लें, हम लिख सकते हैं थीटा बराबर ए बी अपान, और इसको आर मान लें वृत्त की त्रिज्या, तो आर। अब देखिए ये हो गया कोण। कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। अगर हम कहें कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण कोण क्या होगा, तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण कोण, देखो यहीं से एक चीज पता चल जाएगी, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण कोण। तो हमको ये जो पूरा संपूर्ण कोण ये निकालना है। यानी अगर हम यहाँ पर थीटा करें तो थीटा बराबर क्या होगा, चाप बटा त्रिज्या। तभी देखो हम ये वाला चाप केवल इतनी दूरी लिए थे, लेकिन अगर संपूर्ण कोण पूछ रहा है तो हमें पूरी दूरी लेनी पड़ेगी। और पूरी दूरी हमारी हो जाएगी वृत्त की परिधि। पूरी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। तो चाप की जगह हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का मान होता है 2 पाई आर। और नीचे हमारा क्या था, वृत्त की त्रिज्या। आर से आर कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 2 पाई, यानी 2 गुणे 180 बराबर 360 अंश। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का कोण होता है। ये तो हो गया कोण यानी थीटा, और इसका मात्रक रेडियन। याद रखिएगा, आपने क्या कहते हैं 11th में मूल मात्रक पढ़े होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। उसमें ये बताया गया होगा कि 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 और मात्रक पढ़े थे आपने, जिनको पूरक मात्रक कहा जाता है। उसमें एक था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। तो रेडियन आप समझ गए। अब आते हैं दूसरा, घन कोण। घन कोण क्या होता है ये समझिएगा बात को। घन कोण, जैसे कोण को लिए हमने एक वृत्त बनाया था, वैसे हम घन कोण के लिए एक गोला लेंगे। घन कोण के लिए एक गोला लेंगे। वृत्त और गोले में अंतर है भाई। वृत्त यानी जो हाथों में कंगन पहनाया जाता है, वृत्त को सर्किल बोलते हैं। यानी एक तार को लीजिए, इसे मोड़ दीजिए, एक सर्कल बन गया, चूड़ी हो गई। ये एक वृत्त का उदाहरण है। लेकिन गेंद क्या है, गेंद जो जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, जो चारों तरफ से गोल है, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया गोला। गोला 2 टाइप का होता है, या तो खोखला होगा या तो ठोस होगा।
तो अभी हम उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर घन कोण हमें लेना है, हम मान लेते हैं ये क्या है, एक गोला है। क्या है, याद रखिएगा, ये एक गोला है। अगर गोला है तो इसका भी कोई केंद्र होगा। घन कोण, सॉलिड एंगल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। तो अब आप देखो, हम क्या जानते थे, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप तो वहां लेते थे जहां वृत्त होता था, लेकिन यहाँ गोला है। तो देखो, अगर मान लो कोई गोले का ये वाला भाग ऐसे ले ले, ये ऐसे ये वाला भाग, इतनी दूरी का भाग ले ले और ऐसे ऐसे इसको मिलाते हैं, ये कुछ ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। ये इसका केंद्र है 0, O है ये इसका केंद्र। अब देखो, ये अगर कुछ हमारा फिगर अगर हम इतना अलग से बनाए तो कुछ हमारा ऐसे बन रहा है। ये देखिए, ये ऐसे, ये वाला कोण ऐसे बनेगा, ये गोलाकार। ये कुछ शंकु के वो जो बर्थडे वाली टोपी होती है, कुछ उस टोपी जैसा बन रहा है। ये वाला जो कोण होगा इसके केंद्र पर, ये होगा ओमेगा। क्या होगा, ओमेगा, यानी घन कोण। याद रखिएगा, शंकु की टोपी वाला जो अंदर वाला कोण होता है, जहाँ पर दोनों कोने मिलते हैं, उसका जो ये गोला सा कोण होता है, ये कौन सा कोण कहलाता है, ये कहलाता है घन कोण। अब देखिए, ये हो गया ओमेगा। यहाँ चाप की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ चाप की जगह हमको ये पूरा इतना एरिया चाहिए। क्या चाहिए, इतना एरिया, ये पूरा एरिया चाहिए। वहां पर कोण में क्या था, ये केवल एक दूरी होती थी, वृत्तीय दूरी होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूरा एरिया है। सपोज करो कि गेंद के ऊपर का इतना भाग, गेंद के ऊपर का इतना भाग, ये है थोड़ा सा भाग। तो यहाँ पर हमें इतनी दूर का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। ये देखिए, ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ओमेगा। अब ये ओमेगा बराबर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये तो आपका उत्तर हो गया। ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। वो जो दूसरा मात्रक आपने रेडियन के अलावा पढ़ा था, वो था स्टेरेडियन, और यही घन कोण था। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। याद रखिएगा कि घन कोण, ये तो कोण का था, और घन कोण ये क्या हो गया, घन कोण की जगह हम लेंगे क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। अगर आप पूछे कि किसी गोले के केंद्र पर संपूर्ण कोण, जैसे हमने पूछा था कि वृत्त के केंद्र पर बना संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 अंश का होता है। लेकिन अगर पूछे किसी गोले पर बना संपूर्ण घन कोण, तो संपूर्ण घन कोण के लिए ओमेगा बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है। अगर संपूर्ण घन कोण लेना होगा तो हमें पूरे गोले का क्षेत्रफल लेना होगा, और पूरे गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr स्क्वायर। और नीचे अगर हम इसकी त्रिज्या का स्क्वायर करें, यानी r का स्क्वायर करें, ये दूरी हमारी r है, त्रिज्या इसकी, r का स्क्वायर करें, r से r कट गया, यानी ओमेगा बराबर हो गया हमारा 4π। तो आप याद रखिएगा, किसी गोले का संपूर्ण घन कोण कितना होता है, 4π होता है। जबकि वृत्त का संपूर्ण कोण, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये तो था हमारा सतत रेखीय आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कोण और घन कोण। अब हम इन्हीं सब का उपयोग करते हुए आगे हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, और गॉस प्रमेय के बाद उसके अलग अलग उपयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।